तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्टिंग हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया और ज्यूरिसडिक्शन तय हो गया कोर्ट्स का। ठीक है, तो चैप्टर 12 में सेक्शन 154 से लेकर 176 में रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन की बात की गई ऑफेंस के, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात वहीं पर आ गई कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। वहीं पर चैप्टर 13 जो है सेक्शन 177 से लेकर के 189 तक वो ज्यूरिसडिक्शन बता रहा है, निर्धारित कर रहा है कि क्रिमिनल कोर्ट्स को ज्यूरिसडिक्शन कैसा होगा। इसके बाद आगे की प्रोसीडिंग शुरू होगी, वो होगी क्या, इंक्वायरी। और जब इंक्वायरी की डेफिनेशन हम देखेंगे सेक्शन 2G में, तो वहां पर यही बताया गया है कि ये मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, लेकिन ये ट्रायल नहीं। मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा लेकिन ये ट्रायल नहीं है। तो फिर ये है क्या? तो जनरली जब हम सेक्शन 190 से आगे कंटिन्यू करेंगे इंक्वायरी के संदर्भ में, तो 199 तक एक पार्ट और 200 से लेकर 204 तक दूसरा पार्ट है। ठीक है, लेकिन उन पूरी की पूरी प्रक्रिया को सेक्शन 190 से लेकर के 204 तक अगर हम उसको इंक्वायरी लेकर के समझें तो हम ठीक प्रकार से उसको समझ पाएंगे। यानी 204 तक, या यूं कहें कि 210 तक, ठीक है, 210 तक, सेक्शन 210 तक, 190 से लेकर के 210 तक के जो प्रोविजंस हैं सीआरपीसी में, वो इंक्वायरी को बताते हैं, इंक्वायरी कैसे होगी या इंक्वायरी से संबंधित प्रोविजंस की बात करते हैं। लेकिन कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि वो इंक्वायरी, ठीक। और उस इंक्वायरी में सबसे पहला जो चरण होगा, जो सबसे पहला काम होगा वो इस इंक्वायरी में, वो होता है क्या, कॉग्निजेंस। वो क्या होगा, कॉग्निजेंस। और कॉग्निजेंस की बात कहां पे की गई है, सेक्शन 190 सीआरपीसी में। जब हम कॉग्निजेंस की बात करेंगे तो कॉग्निजेंस कब लिया जाएगा, आफ्टर द सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट बाय द पुलिस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ठीक है, 173 सेक्शन 173 के तहत जब चार्जशीट फाइल सबमिट कर दी जाती है, या चार्जशीट जो है कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर दी जाती है, सबमिट कर दी जाती है, तो उस स्थिति में इंक्वायरी शुरू होगी। ठीक, अब इंक्वायरी के संदर्भ में सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉग्निजेंस लेना। कॉग्निजेंस का अगर बेसिक मतलब हम एक शब्द में इसका मतलब बात करें, हालांकि इसके शब्द का जो डिफाइन डेफिनेशन है या कॉग्निजेंस क्या होता है, इसको हम ब्रॉडली समझेंगे, डीपली समझेंगे, लेकिन पहले एक शब्द में इतना समझ लो, टेकिंग जुडिशियल नोटिस। ठीक है, कॉग्निजेंस का मतलब क्या, टेकिंग जुडिशियल नोटिस। क्या करना भाई, नोटिस का मतलब क्या होता है, नोटिस का मतलब क्या होता है, सूचना। ठीक है, और जुडिशियल नोटिस मतलब न्यायिक सूचना। ठीक है, कौन लेगा, मजिस्ट्रेट लेगा। तो कॉग्निजेंस का मतलब क्या है कि टेकिंग जुडिशियल नोटिस, मतलब किसी अपराध के विषय में न्यायिक रूप से जब वो क्या करता है, कोई सूचना प्राप्त करता है, तो उसे कॉग्निजेंस कहते हैं। और कोई मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेगा वो 3 प्रकार से लेगा, जैसा कि सेक्शन 190 में बताया गया। कौन कौन से 3 प्रकार बताए गए हैं, सेक्शन 190 का सबसेक्शन 1 जो है वो कहता है 3 प्रकार से कोई मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। अब वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं, पहला कंप्लेंट पे लेगा। कंप्लेंट जो कौन, कंप्लेनेंट ने उसको स्वयं की है। ठीक है, पहला तो परिवाद पे लेगा, दूसरा वो पुलिस रिपोर्ट पे लेगा। पुलिस रिपोर्ट का मतलब यहां पर कौन सी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, चार्जशीट, चालान जो सबमिट की गई है सेक्शन 173 के तहत। और दूसरा वो सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है, अपने आप से भी कॉग्निजेंस ले सकता है। कॉग्निजेंस का मतलब क्या है कि भाई उसकी जानकारी में मामला आए, और मामला जानकारी में आने का मतलब क्या है कि भाई वो उस पर कुछ काम भी करे।
भाई मामला जानकारी में आ गया तो ये तो किताबी या डेफिनेशन हो ही टेकिंग जुडिशियल नोटिस कई जगह आपको मिल जाएगी, लेकिन इस डेफिनेशन को हम अगर अपने शब्दों में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें तो ये और ठीक से समझ में आएगा कि जब भी हम कॉग्निजेंस की बात करेंगे तो कॉग्निजेंस में दो बातें आएंगी। कॉग्निजेंस में दो बातें आएंगी। कौन कौन सी दो बातें आएंगी? पहली, वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करेगा, सूचना प्राप्त करेगा। ठीक है, किसको सूचना हो रही है? अभी इंफॉर्मेशन हो रही है मजिस्ट्रेट को, और इसके पहले इन्वेस्टिगेशन में इंफॉर्मेशन किसको हो रही थी? पुलिस को। ठीक है, इंफॉर्मेशन हो किसको? मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को। और दूसरा क्या कि वो कुछ उस पे एक्शन ले, टेकिंग एक्शन। जब हम कंप्लेंट पढ़ेंगे तो कंप्लेंट में हमने ये पढ़ा था फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग एक्शन। जब कंप्लेंट की जाती है तो कंप्लेंट इस उद्देश्य से की जाती है कि वो न्यायाधीश वो मजिस्ट्रेट वो कोर्ट उसमें कुछ करे। ऐसा नहीं कि खाली वो जानकारी प्राप्त कर ले चुपचाप बैठा। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड की अभी बात हम करेंगे, वो आएगा जब डीपली, हमने कहा ना जब डीपली डिस्कशन करेंगे तो उसमें आएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। लेकिन अगर जुडिशियल माइंड की एप्लीकेशन की बात हम करें तो उसका मतलब क्या? टेकिंग एक्शन। अब टेकिंग एक्शन किस संदर्भ में लेना है? उसको डिसमिस कर देना है, उसको आगे बढ़ाना है, ट्रायल के लिए ले जाना है, ये है क्या जुडिशियल एप्लीकेशन? इसके लिए करना है, टेकिंग एक्शन के लिए करना है। भाई इंफॉर्मेशन लेने में तो कोई जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कुछ आया बता दिया, काम खत्म। अब उसके आगे हमको करना क्या है उसके आधार पर, इसके लिए हमको माइंड के एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। और तब जब हम दिमाग लगाएंगे तो किस संदर्भ में लगाएंगे कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है क्या ये सही है? अगर सही है तो हम इसके संदर्भ में हमको क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्या हमको दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बोलना चाहिए, या जिसने जो इंफॉर्मेंट है उसको बुला करके पूछ लेना पर्याप्त होगा? तो वेरियस टाइप्स ऑफ तकनीकें दिमाग में आती है मजिस्ट्रेट के, और उसपे जो बेस्ट सुटेबल टेक्निक होगी, जो काम होगा, जो एक्टिविटी होगी, वो उसको करना है, वो उसमें क्या करेगा? उसको करेगा। और इसके लिए उसको आवश्यक होगा कि एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। हालांकि इसको हम कॉग्निजेंस को ब्रॉडली समझेंगे। अभी इनिशियली आप इतना समझ लो कि इंफॉर्मेशन के लिए और टेकिंग एक्शन के लिए बात हो रही है। दोनों बातें अगर आ गई तो वहां पे कॉग्निजेंस हो जाएगा। ठीक, अब कॉग्निजेंस कैसे ली जाएगी? तो या तो वो कंप्लेंट जो सीधे जाके मजिस्ट्रेट को कर दी गई 2D के तहत, जिसमें डिफाइन किया गया, 2D में डिफाइन किया गया, वो कंप्लेंट के थ्रू कर सकता है। ठीक है, कंप्लेंट के थ्रू उसको जानकारी हो गई और कंप्लेंट के थ्रू उसमें एक्शन लेना है नहीं लेना है उसके लिए कहां पे? मोटू, हाँ, सो मोटू। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि भाई 2D में ये बात आ गई, पुलिस रिपोर्ट की बात 173 में आ गई, और सो मोटो मतलब क्या? वो अपने आप से कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 प्रकार से वो इस चीजों को कर सकता है। क्या कर सकता है कि भाई उस तक इंफॉर्मेशन, भाई तीनों प्रकार से उस तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है अपराध को, हाँ, मजिस्ट्रेट को कि अपराध हुआ है। अब वो अपराध जो हुआ है उस अपराध के संदर्भ में एक्शन क्या लेना है, इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा जुडिशियल माइंड को। अप्लाई करने के लिए जुडिशियल माइंड की हमने कहा वेरियस टाइप की चीजें आएंगी, तो उसके हम डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉग्निजेंस लेने के लिए कौन कौन सा मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट होता है। और जब हम कॉग्निजेंस की बात, जो इंक्वायरी की बात जो हमने की, तो वहां पर कोर्ट टर्म भी आया। इंक्वायरी की जब डेफिनेशन की हमने बात की तो वहां पर मजिस्ट्रेट भी आया और कोर्ट भी आया। तो एक क्वेश्चन और हमारे सामने अराइज हो जाता है, वो ये कि क्या मजिस्ट्रेट के साथ साथ कोर्ट भी कॉम्पिटेंट है कॉग्निजेंस के लेने के लिए? ठीक है, क्या है? और वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकता है? क्योंकि जब हम क्रिमिनल मामलों में कोर्ट की बात करते हैं तो वो कोर्ट कहां से शुरुआत होता है? कोर्ट ऑफ सेशन से शुरू होता है। उसके पहले तो सारे सब मजिस्ट्रेट ही है, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, चाहे सीजीएम हो। ठीक, तो इसका मतलब कोर्ट ऑफ सेशन भी क्या कर सकता है? कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, इंक्वायरी वाली बात से, इंक्वायरी की डेफिनेशन से हमको ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सेक्शन 190। तो जो बेयर प्रोविजन है वो तो देख लेना,
लेकिन अब हम बात करते हैं कि भाई कौन सा न्यायालय जो है या कौन से मजिस्ट्रेट जो है वो कॉम्पिटेंट हैं किसके लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए। यानी कॉग्निजेंस किसका पार्ट है, वो पार्ट है इंक्वायरी का। ठीक, और उस इंक्वायरी के पार्ट कॉग्निजेंस को 3 तरीकों से कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 में बता दिया गया एबीसी करके। लेकिन कौन मजिस्ट्रेट लेंगे, तो जब इसकी बात हम करेंगे तो हम देखेंगे सेक्शन 190 में। ठीक है, ये बात भी कहां बताई गई है, सेक्शन 190 में बताई गई है कि भाई कौन कौन मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो जब हम इसकी बात करेंगे कि भाई हु मे टेक कॉग्निजेंस, तो 3 प्रकार के लोग ले सकते हैं। ठीक है, हु मे टेक कॉग्निजेंस तो 3 प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो कौन ले सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। हमने यहां पर सीजीएम का नाम क्यों नहीं लिखा, सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट तो यही है, सुप्रीरियर है, क्योंकि सीजीएम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होती है। सीजीएम कोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करती है, वो अलॉट करती है केसेस को कौन किसको करना है। ठीक है, सीजीएम कोर्ट जनरली वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, सीजीएम कोर्ट जनरली वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, इसलिए सीजीएम का नाम हमने नहीं दिया, इसीलिए सीजीएम का नाम वहां पे सेक्शन 190 में भी उसका उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो पहले चीज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो क्या कर सकता है, वो कॉग्निजेंस ले सकता है, सेक्शन 190 में ऐसी बात कह दी गई। उसके बाद अगर हम बात करें एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, ठीक, और कौन कर सकता है, और कौन कर सकता है, हाँ, जेएमएससी भी कर सकता है, लेकिन जेएमएससी के लिए कंडीशन इंपोज कर दी गई कि भाई जेएमएससी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा वो तभी कर सकता है जब उसको सीजीएम ने ऐसा करने की पावर दी, परमिशन। ठीक, इसकी बात आपको सेक्शन 190 के सब सेक्शन 2 में मिलेगा और ये आपको सेक्शन 191 में मिल जाएगी। वहीं पर तीसरी कोर्ट भी है जो कॉग्निजेंस ले सकती है। ठीक, वो कौन सी कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन। जनरली कोर्ट ऑफ सेशन को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होता, यानी कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल कोर्ट नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसमें वो ट्रायल कोर्ट हो जाता है, और उन परिस्थितियों का उल्लेख कहां पे किया गया है, सेक्शन 193। सेक्शन 193 सीआरपीसी जब आप पढ़ोगे तो सेक्शन 193 सीआरपीसी में ये बात की गई है कि कोर्ट ऑफ सेशन भी क्या कर सकता है, वो भी कॉग्निजेंस ले सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन भी कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन इसके लिए जो बात की गई है वो कहां कौन से सेक्शन को रिलेवेंट सेक्शन होगी, सेक्शन 190 और सेक्शन 193। अब ये बात हो गई कि भाई कौन कॉग्निजेंस ले सकता है, 3 लोग ले सकते हैं, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ले सकता है और द्वितीय श्रेणी भी ले सकता है अगर उसको सीजीएम परमिट करे, और तीसरा कोर्ट ऑफ सेशन भी ले सकता है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन जनरली वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, कुछ विशेष परिस्थितियां होंगी तो विशेष परिस्थितियों में वो क्या कर सकता है, वो कॉग्निजेंस ले सकता है। कॉग्निजेंस कैसे लेगा, कंप्लेंट पे लेगा, पुलिस रिपोर्ट पे लेगा, या उससे फोटो भी ले सकता है, अपने विश्वास पे भी ले सकता है। अब अगली महत्वपूर्ण बात आएगी कॉग्निजेंस में करेगा क्या, अगली महत्वपूर्ण बात आएगी कॉग्निजेंस में करेगा क्या। तो अब बैरियस टाइप की चीजें हैं उसके दिमाग में। पहली चीज कि भाई या तो उसके पास कंप्लेंट की गई है, अब कंप्लेंट की गई है तो सीधे कहां पे पहुंच जाएगा, सेक्शन 200 पे पहुंच जाएगा, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट या एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, कंप्लेंट के थ्रू आएगी तो कहां पे पहुंच जाएगा, सेक्शन 200 से लेकर के 203 तक के प्रोविजन से अप्लाई हो जाएंगे। कंप्लेंट की बात कर रहे हैं ना, पहली चीज कंप्लेंट पे लिया तो अलग प्रोसीजर, पुलिस रिपोर्ट पे लिया तो अलग प्रोसीजर, यस सर, और सुओ मोटो लिया तो भी अलग नहीं, वो पुलिस रिपोर्ट के समान ही प्रोसीजर होगा। ठीक,
अब तीनों प्रोसीजर को अलग अलग हम समझते हैं। पहला कंप्लेंट में तो वो क्या करेगा, कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन करने पर उसको लगता है कि मामला तो बन रहा है लेकिन अभी एविडेंसेस कम है, तो क्या करेगा, प्रोसीजर को विथहोल्ड कर देगा, इशू को रोक देगा और क्या करेगा, 156(3) के तहत पुलिस ऑफिसर को या आईओ को कहेगा कि भाई देर से इन्वेस्टिगेशन करके कुछ करके ला दो, एविडेंसेस एक्स्ट्रा एविडेंसेस ला करके दो, क्योंकि इतने एविडेंसेस में काम नहीं चलने वाला, हम कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते, हम इंक्वायरी के स्टेज से इसको डिसमिस कर देंगे, ट्रायल करने के लिए चीजें पर्याप्त नहीं। ठीक, उसके बाद वो ला करके एविडेंसेस दे देता है, या एविडेंसेस हो सकता है कंप्लेनेंट का जो एग्जामिनेशन किया जाए उसके आधार पर वो जो अपना स्टेटमेंट दे प्रोसिक्यूशन, और कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन करने के बाद उसको लगे कि सब पर्याप्त है तो वो मामले को आगे बढ़ा देगा, और अगर उसको नहीं लगता है कि मामला आगे बढ़ाने लायक है तो 203 में वो डिसमिसल कर देता है, कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा कि भाई जाओ, मामला नहीं बनता, इसमें ट्रायल हो ही नहीं सकता। तो ये तो कंप्लेंट के लिए प्रोसीजर है, 200 से लेकर के 203 तक में डिसमिसल, और 204 में इश्यू ऑफ प्रोसेस की बात की गई कि इश्यू ऑफ प्रोसेस भी हो सकता है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट की बात करें, अब 173 में पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट की, मजिस्ट्रेट ने पुलिस की रिपोर्ट को देखा, अब देखने के बाद उसको लगा, क्या लगा, या कंप्लेंट भी उसको की गई, कंप्लेंट के देखने के बाद भी उसको लगा, तीनों परिस्थितियों में ये बात एग्जिस्ट होगी। कॉग्निजेंस में करेगा क्या, इसकी हम बात कर रहे हैं। कॉग्निजेंस में वो क्या करेगा, पहली चीज तो देखेगा कि वेदर ही और सी इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच केस, कि वो उस मामले को ट्रायल करने के लिए, विचारण करने के लिए क्या वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, या क्या उसको जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन को हमने पहले ही चैप्टर 13 में समझ लिया, इसीलिए चैप्टर 13 में जुरिस्डिक्शन को पहले बता दिया। इस बात को इंश्योर करेगा सबसे पहले कि भाई ये मामला तो आ गया हमारे पास, और क्या मैं इस मामले को ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट हूं, और अगर कॉम्पिटेंट हूं तो फिर मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है, एविडेंसेस पर्याप्त है या नहीं है, क्या इसका डिसमिसल कर देना चाहिए या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल देना चाहिए, या ट्रायल के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए, और ट्रायल के लिए भी आगे बढ़ना है तो फिर क्या जो एडवर्स पार्टी है, जो एक्यूज्ड है, क्या उसको वो एफआईआर की कॉपी और जो भी रीजनेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आवश्यक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, क्या उसको प्रोवाइड कराएगा या नहीं कराएगा। इन सारी बातों को दिमाग में रखेगा, और इनके लिए वो क्या करेगा, जो एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, न्यायिक विवेक का प्रयोग करेगा, न्यायिक माइंड का, मस्तिष्क का प्रयोग करेगा। अगर उसको लगता है, जब भी न्यायिक की बात करते हैं तो न्यायिक का मतलब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड की बात नहीं की गई, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड की बात की गई। और एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड का मतलब क्या, कि जो लॉ के प्रोविजंस हैं, जो विधि कह रही है, लॉ के दायरे में रहते हुए ही उसको एक्शन लेना है। ठीक है, जो लॉ उसने सीखा है मजिस्ट्रेट बनने से पहले, उस लॉ का उपयोग करना है उसको, उस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाना है, उसको डिसमिस करना है, जो भी करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी लिख देगा, वो कुछ भी कर दे। अब माइंड, एप्लीकेशन ऑफ माइंड का मतलब कुछ भी को आप कर लो, लेकिन जब जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड की बात आती है तो एक लिमिटेशन, एक दायरा उसके लिए फिट कर दिया गया है, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। अगर उसको डिसमिस भी करनी है कंप्लेंट तो भी उसको रीजन बताना पड़ेगा, और रीजन वो कैसा होगा, वो जेन्युइन रीजन होगा, उसे पता चले कि भाई हाँ डिसमिसल का कारण बन रहा था। और अगर वो ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसमें सीआरपीसी पढ़ रखा होगा, पढ़ा होगा जुरिस्डिक्शन हमको है या नहीं है। ठीक है, और जुरिस्डिक्शन नहीं है तो फिर क्या करना है, तो फिर ट्रांसफर करना है 191 में, सेक्शन 191 में जब देखोगे तो ट्रांसफर कर देगा वो। ठीक, सेक्शन 192 देखोगे तो मेक ओवर द केस की बात की गई थी। ठीक है, तो पहले तो वो जुरिस्डिक्शन तय करेगा, और जुरिस्डिक्शन किस तय करेगा, जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन करके। उसके बाद वो कहेगा कि डिसमिस करना है, आगे बढ़ाना है, जैसा भी उसको ठीक लगे। और अगर आगे बढ़ाना है तो क्या एविडेंसेस हमारे पास पर्याप्त है या नहीं है, और अगर एविडेंसेस पर्याप्त नहीं है तो तरीका क्या होगा, तो तरीका क्या होगा, अगर जुडिशियल माइंड उसने अप्लाई किया तो कहेगा 156(3) में हम फिर से री इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं 173
में प्रोविजंस जो दिया गया है, ठीक। और अगर उसको जुडिशियल माइंड नहीं है तो वो क्या करेगा कि भाई कौन सी पावर के तहत वो बोल रहा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसको ये भी नहीं पता होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन अब जुडिशियल माइंड की बात करेगा, और वो किस लिए करेगा, टेकिंग एक्शन लेने के लिए। तो इसमें पहले टाइप की चीजें आ गई, कई चीजें आ गई, ठीक है। कौन पहली चीज तो वो जुरिस्डिक्शन देखेगा, दूसरा जुरिस्डिक्शन अगर उसका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और मिल रहा है तो फिर क्या करेगा, उसमें देखेगा सबूत पर्याप्त है या नहीं है, आगे मामला बढ़ाया जा सकता है नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर मामला सबूत पर्याप्त है तो वो आगे के प्रोसेस के लिए करेगा। आगे की प्रोसेस के लिए वो क्या करेगा कि भाई प्रोसिक्यूशन से पूछेगा कि भाई आपके पास क्या क्या एविडेंसेस हैं, क्या क्या है जिसके आधार पर हम मामले को आगे बढ़ा सकते हैं, या कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन भी उसमें वो कर सकता है, ठीक है। इशू ऑफ प्रोसेस मतलब सम्मन वगैरह या सर्च वारंट है, ये सारी चीजें वो इशू कर सकता है, उसी दौरान करेगा। या अरेस्ट वारंट भी इशू करना है तो उसी दौरान वो कर लेगा, ठीक। इसके अलावा अगर उसको लग रहा है कि भाई मामला नहीं बन रहा है, एविडेंसेस अभी कम है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल देगा, ठीक। तो ये सारी बातें आप पढ़ोगे तो सेक्शन 191 में, ये 190 और 191 में